की टंकी में मिली एक लाश जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप सुन रहे हैं क्राइम कहानियां। स्वागत करती हूं इस शो में जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो आपका दिल दहला कर रख देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है शाम 7:30 बजे के वक्त 19 जुलाई 2018 को लखनऊ जैसे एक बड़े शहर में छोटी सी गलियों में रहने वाली दीप्ति, जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, अपनी बालकनी के अंदर खड़े होकर हाथ में टाल पकड़े सामने की ओर देखती है, जहां एक और बालकनी थी किसी और के घर की, जिसके अंदर एक आदमी खड़ा था और वो दीप्ति की बालकनी की ओर देखकर जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देकर कुछ कहना चाह रहा था। बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठी है तू? ये सुनकर दीप्ति चौंक गई। दीप्ति को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। वो जैसे ही अंदर जाने वाली होती है कि तभी अचानक उसकी माँ, जिसकी उम्र लगभग 38 साल थी, नाम पूजा था, वो बाहर आई और दीप्ति से चिल्लाकर कहती है, दीप्ति, मैंने बस एक टाल लाने को बोला था, इतना टाइम? ये सुनकर दीप्ति थोड़ा सा घबरा गई और उसने उस आदमी की ओर दोबारा देखा और जैसे ही उसकी माँ की नजर गई कि दीप्ति बार बार सामने के बालकनी की ओर किसी को देख रही है, तो माँ ने भी उस ओर देखा तो वो आदमी उसकी माँ पूजा को देखकर कहने लगा, ओ मैडम, मेरी औरत तेरे घर में है, बाहर निकाल उसे। इस तरह से अब दीप्ति की माँ पूजा भी चुप नहीं रही और उसने भी आगे से सुना दिया। दरअसल वो आदमी ये कहना चाह रहा था कि उनकी बालकनी से जो पीछे की ओर 2 कमरे थे, उनमें से एक कमरे में उसकी औरत यानी बीवी छुप कर बैठी है। ये बात दीप्ति ने सुन ली थी और दीप्ति को लगा कि हो सकता है उस आदमी की बात में कोई सच्चाई हो। बहसने से अच्छा है उस आदमी की बात को गलत प्रूफ किया जाए। दीप्ति अंदर हॉल की ओर गई, जिसका दरवाज़ा खुला था, जहां से माँ एंटर हुई थी। उसके अंदर जाकर उसने अलमारी में देखा कि चाबी पड़ी हुई है। चाबी को उठाया और उठाकर वो बाहर की ओर बालकनी में आई और माँ को बिना बताए वो दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना शुरू किया तो पूजा यानी उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी वो आदमी भी पीछे से बोलता है कि हाँ, दरवाजे को खोलो, ज़रूरी है। दीप्ति उसे टोकती है कि हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, आप शांत रहो। इतना कहते हुए दीप्ति ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो दीप्ति ने देखा कि वहाँ पर आस-पास कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। उनका कमरा ज़्यादातर स्टोर रूम के तौर पर ही इस्तेमाल होता था, लेकिन जिस तरह से उस कमरे की हालत थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उससे कोई छेड़खानी करने की कोशिश की है, क्योंकि वो तो उस कमरे को साफ सुथरे तरीके से रखकर बंद करके दूसरे कमरे में आए थे, लेकिन ये कमरा तो उस तरह नहीं था जैसा उन्होंने रखा था। दीप्ति की माँ अंदर जाती है। अचानक देखा कि उस कमरे का जो वॉशरूम था, उसकी ज़मीन पर पानी गिरा हुआ था। उसे देखकर माँ ने कहा कि दीप्ति, ये पानी तुमने गिराया है? माँ की बात सुनकर दीप्ति वहाँ आई। तभी अचानक से पीछे से एक लंबे बालों वाली औरत, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा मायूस सा, ऐसा लग रहा था उसके शरीर से कि जैसे उसने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं था, वो बाहर की ओर बालकनी से जाती हुई दिखाई दी। तभी अचानक दीप्ति ने उसे देखा। दीप्ति उसके पीछे गई, बालकनी में जाकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। रुक रुक, कहाँ जा रही है तू? कौन है तू? यहाँ कैसे आई? रुक! जैसे ही दीप्ति ने उसका हाथ पकड़ा, उसने जोर से दीप्ति को धक्का मारा और बालकनी की जमीन पर गिराकर वहां से बालकनी की नीचे जाने वाली सीढ़ियों से वो भाग गई। लेकिन दीप्ति की माँ पूजा आकर दीप्ति को जमीन से उठाती है और उसे संभालती है, जिसके बाद दीप्ति के कहने पर माँ ने ज़बरदस्ती पुलिस को कॉल किया। दरअसल दीप्ति की माँ पूजा नहीं चाहती थी कि कोई भी पुलिस केस बने या कुछ भी हो, लेकिन इस बार बात उनकी सेफ्टी की थी। एक औरत अचानक से उनके घर में घुस आई थी, जिसे वो जानते भी नहीं थे, और वो आदमी जो उन्हें कह रहा था कि मेरी बीवी है वो जो आपके घर में छुप कर बैठी है, वो आदमी कौन था और क्यों ऐसा कह रहा था? कहीं सच में ये उसी की बीवी तो नहीं थी? जैसे ही दीप्ति ने उस बालकनी की ओर देखा जहां से वो आदमी चिल्ला रहा था, तो वहां पर अब कोई नहीं था, पर पुलिस तकरीबन
रात की 8:30 बजे वहां पर आई और छानबीन करने लगी। तब उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई और उसी वक्त दीप्ति ने यह भी बताया कि कैसे वो आदमी चिल्ला रहा था। अब पुलिस ने कहा कि अगर ऐसा है तो पहले हम छानबीन करते हैं, फिर उसके बाद उस आदमी से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कमरे की छानबीन की, जिसके बाद पूजा ने उन्हें बताया कि यहाँ पर हम अपना कुछ फालतू का सामान ही रखते हैं और इसे स्टोर रूम के तौर पर ही हम इस्तेमाल करते हैं। ये कमरा बंद ही रहता है और हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। दीप्ति और पूजा के बयान लेने के बाद पुलिस पहुंची उस जगह जहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था। वो था उस आदमी का घर जो कब से चिल्ला रहा था और ये कह रहा था कि उसकी बीवी इनके घर में है। उस आदमी का नाम रवि था और उसकी पत्नी जिसका नाम आशा था, वो 2-3 दिन से लापता थी। लेकिन अचानक शाम के वक्त उसके पति यानी रवि ने देखा कि बालकनी में खड़े हुए सामने से जो दीप्ति की बालकनी थी, वहाँ का कमरा जहाँ पर उसे अपनी पत्नी दरवाजे के पीछे की ओर खड़ी हुई दिखाई दी, यानी कि दरवाजे के पीछे जो कमरा बना था जिसके अंदर, उस कमरे के अंदर खड़ी दिखाई दी। उसे अपनी बीवी की पहचान थी। उनकी शादी को काफ़ी समय हो चुका था, तो ये बात उसके लिए समझनी साफ थी कि उसकी बीवी वहाँ पर है और उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पर उसी वक्त ये सब हो गया और उसकी बीवी वहाँ से भाग गई। अब वो ना उसके पास आई थी और ना ही वो अब दीप्ति और पूजा के घर में थी, तो वहाँ कहाँ गई ये किसी को नहीं पता था। अब पुलिस ने उससे आशा की तस्वीर मंगवाई, जिसके बाद दीप्ति ने कहा कि हाँ, ये वही औरत है, मैंने इसे ध्यान से देखा था, ये वही है। ऐसा कहते हुए दीप्ति ने पुलिस को बताया कि मुझे लगा था कि ये कोई और है, लेकिन मेरा शक सही था, ये इन्हीं की बीवी है। अब ऐसा कहते हुए जब पुलिस ने उसे सुना तो पुलिस को भी लगा कि शायद दीप्ति सही कह रही है और हमें इस पर और जांच करनी चाहिए। पूजा ने बताया कि मैं आश्रया कॉल सेंटर में काम करती हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, उसी वजह से मैंने दीप्ति को बाहर टाल लेने भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसे हो जाएगा और हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। ये सुनकर पुलिस ने कहा कि आपको अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए और ऐसे दरवाजे खिड़कियाँ खुले छोड़कर मत रखिए, आगे से ध्यान दीजिएगा। और दूसरी ओर उन्होंने रवि को भी समझाया कि अगर आशा तुम्हें मिलती है तो तुम तुरंत हमें कॉल करके बताओगे कि आशा मिल चुकी है। इतना कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सब लोग वैसे ही जिंदगी जीने लगते हैं जैसे जी रहे थे। रवि अपने काम करता था और पूजा और दीप्ति अपने काम। पूजा अपना नाइट शिफ्ट के लिए जाती थी, सुबह आकर अपने घर के काम काज करती थी। दूसरी ओर दीप्ति वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, साथ साथ कुछ बच्चों को शाम को पढ़ा लिया करती थी और रात को वो अकेली ही रहती थी, इसीलिए घर के दरवाजे खिड़की बंद करके समय से सो जाया करती थी या फिर कभी कभार अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती थी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक रात हादसा हुआ। उस हादसे से पहले आइए जानते हैं आखिर पूजा, दीप्ति, आशा और रवि कौन है ये लोग आखिर और क्यों हम इनकी कहानी को यहाँ पर आपके आगे रख रहे हैं। पूजा के पति की मौत बहुत पहले हो गई थी, जिसके बाद पूजा लखनऊ की एक छोटी सी स्ट्रीट में एक किराए के मकान पर फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए आए। उनके पास 2 कमरे थे, जिसमें से एक था बड़ा सा हॉल वाला कमरा जो बालकनी से शीशे का दरवाजा जिसका दिखाई देता था और वही शीशे के दरवाजे से होकर दीप्ति चाबी ढूंढने के लिए अंदर आई थी। और दूसरी ओर था वो कमरा जिसके अंदर आशा को छुपे हुए उन्होंने पाया था। अब अगर इसी की बात चल गई है तो हम रवि के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। रवि की बात करूं तो रवि जो है आशा से शादी करके गांव में रहने लगा था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ अच्छा काम मिल गया, वो लखनऊ में आ गया और वहाँ पर वो एक मेडिसिन की दुकान पर काम करता था। रवि की अच्छी खासी तनख्वाह थी, इसलिए वो आशा को घर पर ही रहने के लिए कहता था। आशा आगे पढ़ना चाहती थी पर रवि को मंजूर नहीं था, जिस वजह से आशा घर पर ही रहती थी। आसपास के लोग कहते थे कि आशा का काफ़ी समय पहले मिसकैरेज हो चुका था और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उसका मिसकैरेज हुआ था, जिस वजह से आशा बहुत कमज़ोर हो गई थी। और जब उन्हें इस तरह से दीप्ति के घर से जाते हुए देखा गया, उस वक्त भी वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, ये दीप्ति का कहना था। इस तरह से अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक अजीब सा हादसा हुआ, जिसकी बात अब हम करने वाले हैं।
तो ये हादसा है 10 बजे रात के, जब दीप्ति की मां पूजा अपना काम पर गई थी। उस और रवि अपने घर के अंदर होगा, ये मान लेते हैं। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम दीप्ति की बात करने वाले हैं, जिसके साथ कुछ अजीब हुआ। दीप्ति अपने कमरे के अंदर थी, वही हॉल वाला कमरा जिसके अंदर वो सोते थे। उस कमरे के अंदर दीप्ति दरवाजे लगाकर, कांच के शीशे के दरवाजे जो पर्दों से ढके हुए थे, जिसके बाहर कोई नहीं देख सकता था कि कौन अंदर है कौन नहीं है, अपने बिस्तर पर लेटे हुए दीप्ति अपना फोन स्क्रॉल करते हुए जैसे ही सोने वाली थी कि अचानक उसे एक आवाज आई। 10 सवा 10 का वक्त, आसपास सन्नाटा था, सब लोग ऑलमोस्ट सो चुके थे। दीप्ति को लगा कि जैसे किसी ने उसके उस हॉल के शीशे के दरवाजे पर थपथपाया। पहले उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा आसपास या कोई और आवाज होगी, कोई मच्छर होगा, लेकिन दीप्ति का शक तब बढ़ना शुरू हुआ जब अचानक से उसे एक छोटी सी चीख सुनाई दी, जो बंद कर दी गई थी। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस चीख को रोक दिया हो। अब ये देखकर दीप्ति घबरा गई। दीप्ति ने जैसे ही ऐसा देखा, दीप्ति की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो घर के अंदर बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था। माँ नाइट शिफ्ट के लिए गई थी और आसपास के सब लोग सो रहे थे और वो ना ही ज्यादा लोगों को जानती थी। वो कहाँ जाए, क्या करे, समझ ही नहीं आ रहा था। उसके कमरे का शीशे का वो दरवाजा जहां पर से ये हरकतें हो रही थी, उसके आगे मोटे मोटे पर्दे थे, जिस वजह से दीप्ति कुछ देख नहीं पा रही थी। दीप्ति घबराई हुई अपने बिस्तर से धीमे धीमे उठी। उसने चप्पल भी नहीं पहनी और वो तुरंत भागते हुए वॉशरूम की ओर आई, जो पिछली साइड पर था। वो वॉशरूम में गई और जाकर उसका दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करती है। माँ को उसने काफ़ी सारे कॉल किए, लेकिन माँ कॉल नहीं उठाती है। जिसके बाद दीप्ति घबरा गई। दीप्ति को लगा कि माँ कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया, या फिर माँ ही बाहर हो। लेकिन अगर माँ बाहर हैं तो उनके फ़ोन की घंटी तो बजनी चाहिए ना, फ़ोन साइलेंट पर भी हो सकता है। दीप्ति के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर अचानक 30 मिनट बाद उसे ऐसा लगा कि शायद उसे एक बार देख लेना चाहिए, और उसने धीमे से दरवाज़ा खोला। फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन करते हुए वो सारे कमरे में आसपास झांकती है, सर्च आउट करती है कि कहीं कोई कमरे में छुपकर बैठ तो नहीं गया, कोई अंदर आकर बैठ गया हो और मुझे पता ही ना चले। कुछ भी हो सकता था। अपने मन में ख्याल लेते हुए दीप्ति सुबह 6 बजे जब अपने आप को बिस्तर पर पड़ा पाती है तो उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। वो अपने कमरे को आसपास देखती है, वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी नज़र उस शीशे वाले दरवाजे पर पड़ी, जिसके ऊपर अभी भी मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे, जिससे पूरा दरवाज़ा ढका हुआ था। उसने धीमे से पर्दों को हटाकर दरवाज़ा खोला। शीशे के दरवाजे को खोलते हुए वो सीधा बालकनी में आई, जहाँ से उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सुबह 6 बजे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी नज़र एक पैच पर गई। ब्लड का पैच था जो बालकनी की ज़मीन पर था, और वो इतना बड़ा था कि उसे कोई भी इग्नोर नहीं कर पाता। उसने जैसे ही ये देखा तो वो चौंक गई। तभी अचानक सीढ़ियों से उसकी माँ आती हुई दिखाई दी और देखा कि बालकनी का दरवाज़ा भी खुला है। उसने अपनी माँ को झट से गले से लगा लिया और सारी बात बता दी। दीप्ति की माँ पसीने से भर गई थी। तभी दीप्ति ने माँ के हाथ से फ़ोन लेकर तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस वहां पर आई तकरीबन सुबह के 7 बजे और पुलिस ने आकर उनसे पूछताछ की, जिस दौरान उसे पता चला कि दीप्ति ने रात को अपनी माँ को कॉल्स किए थे, मैसेजेस भी किए थे, लेकिन दीप्ति की माँ ने एक मैसेज और कॉल का जवाब भी नहीं दिया। सुबह हो गई थी रात से, लेकिन अब तक दीप्ति की माँ ने उस बारे में जिक्र भी नहीं किया था। ये बात जब उन्हें पता चली तो उनके मन में दीप्ति की माँ को लेकर शक हुआ और उन्होंने पूछा। तब दीप्ति ने माँ ने कहा कि दरअसल मैं उस वक्त बिजी थी, इसीलिए मैं कॉल नहीं उठा पाई। ये सुनकर पुलिस ने इस बात को जाने दिया, लेकिन
अब मुद्दा ये था कि यहाँ पर खून जो बालकनी के फर्श पर पड़ा था, आखिर वो सच में किसी इंसान का ही था या कुछ और हुआ था। पुलिस उस खून को फर्श पर झुककर देखने लगी। तभी अचानक उनकी नजर सामने की घर की ओर गई। गली से दिख रहा वो सामने वाला घर जो किसी और का नहीं बल्कि रवि और आशा का था। उसके फ्लोर पर दरवाजे के पास जो फ्लोर था वहां एक खून का धब्बा था, जिसे देखकर वो लोग घबरा गए। पुलिस को अब शक होने लगा, यहां भी खून, वहां भी खून और आसपास कहीं और खून नहीं था। और उसके बाद पुलिस पहुंची सीधा ब्लड सैंपल्स लेकर और उस पैच को लेकर फॉरेंसिक लैब। और सबसे बड़ी बात थी, पुलिस ने रवि के भी ब्लड के सैंपल्स लिए थे और पूजा के भी ब्लड के सैंपल्स लिए गए थे। पर रवि के ब्लड के सैंपल्स मैच कर गए और पूजा का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये साफ हो गया। अब ये सुनकर रवि चौंक गया। फिलहाल रवि के खिलाफ उनके पास कुछ ज्यादा सबूत नहीं थे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये रवि को बताना ही नहीं था। रवि ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जो सबसे बड़ा राज बन चुका था। अब इस तरह से केस पेचीदा होता जा रहा था। ना रवि कुछ बता रहा था, ना दीप्ति पूजा को कुछ पता था। रात को क्या हुआ था दीप्ति के साथ ये भी नहीं पता, और खून किसका था ये भी नहीं पता, कुछ मालूम नहीं पड़ा। लेकिन अचानक 25 जुलाई 2018 एक पानी की टंकी में लाश मिलती है। वो लाश थी आशा की, रवि की पत्नी की, जिसे देखते ही पुलिस भी चौंक गई। उनके नेबर ने बताया, जिनके यहां से लाश मिली, जो दीप्ति और पूजा के साथ वाला घर था, उनकी पानी की टंकी से ये लाश मिली थी। और जैसे ही उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा। हमने और हमारे बच्चे ने देखा कि वॉशरूम की टैप से पानी निकल रहा था, वो भी लाल पानी। एक दिन वेट किया, सोचा फ्रेश वाटर से नहा लेते हैं। अगले दिन जब हमने इनके पिताजी को भेजा तो वो पानी की टंकी में देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी है, वो आशा थी। ये सुनकर पुलिस भी चौंक गई, दीप्ति भी चौंक गई, पूजा भी चौंक गई और साथ ही साथ रवि भी अब पुलिस के हाथों से बचने वाला नहीं था। रवि ने जैसे तैसे अब सच बताना शुरू किया। शाम के 4 बजे 25 जुलाई की वो शाम, जब रवि ने बताया कि दरअसल मैंने ही अपनी बीवी को मारा है, और हाँ, मैंने ही उस रात जब दीप्ति ने कहा कि बालकनी में उसे किसी की आवाजें सुनाई दी, मैंने ही उस रात आशा को पकड़ कर रखा था। दरअसल मैंने आशा को इनके घर के कमरे में देखा था और मैं उसे पकड़ने के लिए वहां आया था। ये सुनकर पुलिस चौंक गई। आशा इनके घर के कमरे में क्या कर रही थी? ये पहले भी हो चुका था और फिर से अब आशा इन्हीं के घर के कमरे में क्या कर रही थी? आशा किसी और के घर के कमरे में नहीं छुपी, किसी और की छत पर नहीं छुपी, वो हमेशा इनके घर के कमरे में क्या कर रही थी? ये बात पुलिस को समझ नहीं आई। रवि ने आगे बताया कि दरअसल आशा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका नाम था सनी, जिसके बारे में आशा को उसने बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आशा नहीं समझी और उसके बाद उसने ये फैसला किया कि वो उसे मार देगा, और उसने मार दिया। वो मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे मारना पड़ा। दरअसल जिस दिन 19 जुलाई को वो उनके कमरे से निकलकर भागी थी, तब रवि ने उसे देख लिया था और उसी वक्त वो भी उसके पीछे भागा था। और तब उसने देखा कि वहाँ पर वो उसी के यार सनी से मिल रही थी। तब उसने गुस्से में खींचातानी की, जिस वजह से सनी मारा गया। और उसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर आशा को पकड़ने के लिए निकला, लेकिन आशा भाग गई। सनी की लाश उसके घर से ही मिलती है, दूसरी ओर आशा, उसकी लाश पानी की टंकी से मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रवि ने इतनी बड़ी कांड को अंजाम दे दिया और किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता था? तभी अचानक अब पुलिस का शक किसी और पर जा रहा था और पुलिस ने उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया। ये क्रेडिट कार्ड आपका तो नहीं है मैडम पूजा? ऐसा कहते हुए पुलिस ने वो क्रेडिट कार्ड दीप्ति की मां पूजा के आगे रखा।
पूजा, उम्र 38 साल, और रात के लगभग 2 बजे जब दीप्ति उसे कॉल कर रही थी, जिस दिन रात को उसने आवाजें सुनी थी, वो डर गई थी। उसी रात पूजा रात के तकरीबन 1 बजे 1 किलोमीटर दूर अपने ही घर से ऑटो लेकर पीछे की ओर उतरती है और फिर वहां से चलते हुए सीधा अपने घर के बालकनी में आती है। और उसके बाद 2 बजे 1 किलोमीटर पीछे, और उसके बाद 2 बजे 1 किलोमीटर आगे वो फिर से लेती है ऑटो। अपने घर से 1 किलोमीटर दूर और 1 किलोमीटर पीछे वो बार बार इस तरह से ऑटो क्यों ले रही थी? और रात के वक्त जब दीप्ति उसे कॉल कर रही थी, ये उसने कहा था, तो ऐसा कैसे कर सकती थी? आखिर पूजा करना क्या चाहती थी? वो रात को क्या करने आई थी अपने ही घर में? अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो कहीं और आई थी। अपने घर से 1 किलोमीटर पीछे उतरने का मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी और से मिलने रात को आई थी। अगर आई थी तो उसने झूठ क्यों बोला कि वो काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया था? दीप्ति का फोन उसे उठाना चाहिए था, लेकिन उस रात उसने दीप्ति का फोन नहीं उठाया और वो ये सब कर रही थी। ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। वो तो भला हो 24 जुलाई को जब एक ऑटो ड्राइवर, जिसके यहाँ वो अपना क्रेडिट कार्ड और पर्स भूल गई थी, वो देने के लिए पुलिस के पास अगली सुबह आया था, और इसी वजह से वो पकड़ी गई। और उस वक्त अब पूजा के पास कोई भी चारा नहीं था, और उसने बताया कि हाँ, मेरा और रवि का अफेयर चल रहा था। ये सुनकर पुलिस भी चौंक गई। उसने कहा कि दरअसल आशा हमें ब्लैकमेल कर रही थी, जिस वजह से मैं उसे हमारे रास्ते से हटाना चाहती थी, पर आशा हटने को तैयार नहीं थी। वो दीप्ति को बताने की बात करती थी। अब दीप्ति मेरी बेटी, जो मेरा इकलौता सहारा है, अगर उसे ये सब पता चलता तो शायद वो मेरे बारे में कुछ और ही राय बनाने लगती और मुझसे नफरत करने लगती, क्योंकि ये सब उसके लिए समझ पाना अभी उतनी उम्र नहीं थी उसकी। ये सोचकर पूजा ने ये स्टेप लिया। पहले तो पूजा ने आशा को रवि के खिलाफ ही भड़काने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं भड़की तो उसके बाद उसने ये प्लान किया। सनी और आशा को मिलवाने का प्लान भी पूजा ने ही रचा था, ताकि वो रवि की लाइफ से चली जाए और उसकी लाइफ से भी दूर हो जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और इसी वजह से अब ये सब हुआ था। ये सुनकर पुलिस ने पूछा कि आखिर वो रवि के साथ अफेयर में कैसे आए, तो उसने बताया कि मेरा रवि के साथ अफेयर कुछ समय पहले शुरू हुआ, जब मैं यहाँ पर रहने आई और रवि और आशा मेरे पास फ्रीक्वेंटली अपना कुछ काम करवाने के लिए आया करते थे। उन्हें ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करवाने होते थे या कुछ भी करना होता था तो वो लोग मेरे पास ही आते थे। उसी बीच रवि से मेरी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और रवि ने खुद मुझसे प्यार का इजहार किया। वो आशा से खुश नहीं था, क्योंकि आशा पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, और उसने उसे पढ़ने भी नहीं दिया। आशा गांव की छोरी थी और मैं सिटी में रहने वाली थी। शायद यही वजह बनी जिस वजह से वो मेरी ओर अट्रैक्ट हुआ। ऐसा कहते हुए पूजा बेशर्मी से अपना सब कुछ पुलिस की आगे बताती है, कैसे उसने आशा को मारने में रवि की मदद की। उस रात जब यह हादसा हुआ, रवि आशा को मारने के लिए मेरे घर में घुसा, तब मैंने ही उसे बालकनी के रास्ते से जाने के लिए कहा था, और मैंने ही दरवाज़ा खुला छोड़ा था, और मैंने ही उसे उस कमरे की चाबी दी थी जिसमें मैंने आशा को छुपा कर रखा था। दरअसल जब आशा वहाँ से भाग कर चली गई थी, सनी को उसने मार दिया था, तब आशा वापस से पूजा के पास ही आई थी। उसी वक्त उसने जब ये सब देखा तो पूजा को लगा कि मुझे आशा की मदद करनी चाहिए, ताकि मैं उसकी मदद करके खुद उसे मारने में कामयाब हो जाऊं। उसने उसे अपने घर में छुपाया, उसके बाद रवि के हाथों से उसे मरवाया, और जब रवि को लगा कि इस तरह से मैं लाश लेकर अपने घर तो जा नहीं सकता, तो उसने पूजा को ही कॉल किया, और पूजा रात को छुपके आई। उसने लाश को पानी की टंकी में डलवाया और दोनों फिर से अलग हो गए। आशा के साथ जो भी हुआ वो गलत था, और उसके यार सनी के साथ भी जो हुआ वो भी कोई सही नहीं था। लेकिन यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी इंसान पर भरोसा करना सही नहीं है। आशा की सबसे बड़ी गलती थी कि वो अपने ही पति रवि को समझ नहीं पाई,
समय से वो उसे देख नहीं पाई और जिसकी वजह से वो फंस गई। उसके बाद जब वो समझ चुकी थी कि रवि और पूजा के बीच क्या चल रहा है, तो उसी वक्त उसे छोड़कर चले जाना चाहिए था। अगर वो ये सब नहीं करती तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन कहते हैं कभी मौत आती है तो बताकर नहीं आती। इसलिए सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। मिलेंगे आपसे नॉक टीवी पर अगली कहानी के साथ, क्राइम कहानियां में। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।